2 महीने हुए वनमाली का स्वर्गवास हो गया। उनके कलकत्ता के विशाल घर में विजया इस समय अकेली है। उसकी देश की ज़मीन जायदाद की देखभाल रास बिहारी करते थे और इसी नाते एक प्रकार से उसके अभिभावक बन बैठे हैं। लेकिन वह स्वयं गांव में रहते हैं, इसलिए विजया की देखभाल की जिम्मेदारी उनके बेटे विलास बिहारी पर आ पड़ी है। वहीं उसका वास्तविक अभिभावक बन बैठा है। उन दिनों प्रत्येक ब्रह्म परिवार में सत्य, सुनीति, सुरुचि शब्द बहुत बड़े बनाकर सिखाए जाते थे, क्योंकि विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाकर हिंदू युवक जब माता पिता, देवी देवता और प्रतिष्ठित समाज के विरुद्ध विद्रोह करके इस समाज के रजिस्टर में अपना नाम लिखा बैठते थे, तब ये शब्द ही टिक लगाकर उनके अपरिपक्व मस्तक को गर्दन पर सीधा रख पाते थे। झुककर और टूटकर गिरने नहीं देते थे। वे कहते, जो सच समझेंगे वही करेंगे, चाहे माँ के आंसू हो, चाहे पिता की ठंडी लंबी सांसें, कुछ भी देखने सुनने की आवश्यकता नहीं। वे सारी दुर्बलताएं प्रयत्नों से दूर करेंगे, वरना प्रकाश का पता नहीं पा सकेंगे। और ये सब बातें विजया ने भी सीख ली थी। आज गांव से विलास बाबू बूढ़े नशेबाज जगदीश की मृत्यु का समाचार लेकर आए थे। वह विजया के पिता के मित्र अवश्य थे, लेकिन जब विलास बाबू कहने लगे कि किस तरह शराब पीकर बेहोश होकर जगदीश छत पर से गिरकर मर गए, तब ब्रह्म धर्म की सुनीति का स्मरण करके विजया ने पिता की इस अभागे मित्र के विरुद्ध घृणा से हो बिगड़ने में रत्ती भर भी संकोच नहीं किया। विलास कहने लगा, जगदीश मुखर्जी मेरे पिता का भी बचपन का मित्र था, लेकिन वह उसका मुंह तक नहीं देखते थे। वह 2 बार रुपये उधार मांगने आया था। पिताजी ने दोनों ही बार नौकर से उसे फाटक के बाहर निकलवा दिया था। वह हमेशा कहा करते थे कि इन अनाचारियों को आश्रय देना मंगलमय भगवान के श्री चरणों में अपराध करना है। विजया ने सहमति प्रकट की। बिल्कुल सच कहते हैं। विलास उत्साहित होकर व्याख्यानदाता की तरह कहने लगा, मित्र हो या कोई भी हो, दुर्बलता के कारण किसी भी प्रकार ब्रह्म समाज के चरम आदर्श को गिराना उचित नहीं है। न्याय से जगदीश की सारी संपत्ति अब हमारी है। उसका बेटा पिता का कर्ज चुका सके तो ठीक है, ना चुका सके तो कानून के अनुसार हमें इसी समय सब कुछ अपने हाथ में ले लेना चाहिए। असल में छोड़ देने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इन रुपयों से हम अनेक भले काम कर सकते हैं। समाज के किसी लड़के को विलायत भेज सकते हैं, धर्म प्रचार में खर्च कर सकते हैं और ना जाने कितने अच्छे काम कर सकते हैं। क्यों ना करें? जगदीश या उसका लड़का हमारे समाज का भी नहीं है जो उस पर किसी प्रकार की दया की जाए। पिताजी ने मुझे आपके पास यह कहकर भेजा है कि आपकी सहमति पाते ही वह सब कुछ ठीक ठाक कर डालेंगे। विजया मृत पिता की अंतिम बातें याद करके कुछ सोचने लगी। एकदम उत्तर ना दे सकी। उसे संकोच में देख विलास जोर देकर दृढ़ स्वर में बोला, नहीं नहीं, मैं किसी भी तरह आपको टाल टूल नहीं करने दूंगा। दुविधा और दुर्बलता पाप है। केवल पाप ही क्यों, महापाप है। मैंने मन ही मन संकल्प किया है कि उसका मकान आपके नाम लिखवा कर मैं वह करूँगा जो कभी नहीं हुआ। गंवई गांव में ब्रह्म मंदिर की स्थापना कर देश के अभागे मूर्ख लोगों को धर्म की शिक्षा दूंगा। एक बार सोचिए तो सही, इन लोगों की मूर्खता से तंग आकर ही तो आपके स्वर्गीय पिताजी ने देश छोड़ा था। उनकी पुत्री होकर क्या आपके लिए उचित नहीं है कि यह निष्कलंक प्रतिशोध लेकर उन्हीं का महान उपकार करे? बताइए, आप ही इस बात का उत्तर दीजिए। विजया विचलित हो उठी। विलास ने दृढ़ स्वर में कहा, सारे देश में कितना नाम हो जाएगा, कैसी धूम मच जाएगी। सोच कर तो देखिए। हिंदुओं को स्वीकार करना ही होगा और यह कराने की जिम्मेदारी मुझ पर है कि ब्रह्म समाज में मनुष्य ही हृदय है, स्वार्थ त्याग है। जिसको निर्वासित करके देश से विदा कर दिया था, उसी महापुरुष की पुत्री ने उनके कल्याण के लिए यह मकान त्याग किया है। सारे भारतवर्ष में कितना व्यापक मॉरल इफेक्ट होगा, बताइए तो। यह कहकर विलास बिहारी ने सामने की मेज पर जोर से हाथ पटका। सुनते सुनते विजया मुग्ध हो गई। इतने बड़े नाम का लोभ संवरण करना वास्तव में 18 वर्ष की लड़की के लिए संभव नहीं है। उसने पूरी सहमति देकर कहा, उनके लड़के का नाम सुना है, नरेंद्र है। अब वहाँ कहाँ है जानते हो? जानता हूँ। अभागे पिता की मृत्यु के बाद वह घर आ गया है और श्राद्ध करने के बाद वहीं रहने लगा है। आपसे लगता है बातचीत होती है। बातचीत? छी, आप मुझे क्या समझती है, बताइए तो। यह कहकर विलास बाबू हंसे और बोले,
मैं तो सोच ही नहीं सकता कि जगदीश मुखर्जी के लड़के से बात करनी चाहिए। तो भी उस दिन रास्ते में सहसा पागल जैसे एक नए आदमी को देखकर मैं चकित हो गया। सुना वही नरेंद्र मुखर्जी है? विजया ने कौतूहल से पूछा। पागल जैसा? सुना है वह तो शायद डॉक्टर है। विलास बाबू ने घृणा के सारे अंगों को सिकोड़ कर कहा। ठीक पागल जैसा डॉक्टर? मुझे विश्वास नहीं। सिर के बड़े बड़े बाल, जैसा लंबा वैसे ही रोगी सा, सारी पसलियां दूर से गिनी जा सकती है। यही तो रूप है, मानो ताड़ पत्ते का सिपाही हो। छी! वास्तव में अपने रूप पर गर्व करने का विलास को अधिकार था, क्योंकि वह ठिगना मोटा और भरपूर जवान था। उसकी पसलियां वस्त्र उतार कर भी नहीं देखी जा सकती थी। वह और भी कुछ कहने जा रहा था कि विजया बोल उठी। अच्छा विलास बाबू, जगदीश बाबू के घर पर अगर हम दखल कर लें तो क्या गांव में एक भद्दा अपवाद ना उठ खड़ा होगा? विलास ने जोर देकर कहा। बिल्कुल नहीं। आपको 5-7 गांव में भी ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जिसे इस नशेबाज से रत्ती भर भी सहानुभूति रही हो। ऐसा कोई भी आदमी उस परगने में नहीं है जो उसके लिए आह कहे। फिर कुछ हंसकर बोला, लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो भी मेरे जिंदा रहते ये चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी राय है कि एक बार थोड़े दिन के लिए देश जाना आपका भी कर्तव्य है। विजया ने आश्चर्य से पूछा। क्यों? मैं तो कभी वहाँ गई नहीं। विलास उत्तेजित होकर बोला। इसलिए तो कहता हूँ आपको जाना चाहिए। प्रजा को एक बार अपनी महारानी के दर्शन करने दीजिए। उन्हें इस सौभाग्य से वंचित करना महापाप है। लज्जा से विजया का चेहरा लाल पड़ गया। उसके नीचा मुंह करके कुछ कहने की कोशिश करते ही विलास बीच में बोल उठा। इसमें उधर अधर करने की बात नहीं है। आपको वहाँ कितने काम करने हैं यह बात मैं आपको सामने ही कह सकता हूँ कि आपके पिता इतने बड़े जमींदार होकर भी कुछ पागल कुत्तों के डर से अपने गांव कभी वापस नहीं गए। यह उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। यह क्या हमारे ब्रह्म समाज का आदर्श है? यह तो किसी भी समाज का आदर्श नहीं है। पल भर चुप रहकर विजया बोली। लेकिन बापू के मुंह से सुना है देश का अना घर रहने योग्य नहीं है। विलास बोला। एक बार कहिए तो आप वहाँ जाएंगी? हुक्म दीजिए, 10 दिन के अंदर ही उसे रहने योग्य बना दूंगा। मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जी जान से ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि मकान आपकी संपूर्ण मर्यादा को संभाल सके। यह बात बहुत दिनों से बार बार मेरे मन में आ रही है कि आपको सामने रखकर मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं है। विजया की सहमति लेकर विलास चला गया। वह नहीं चुपचाप बैठी रही। जो उसका गांव है, देश है, वहाँ वह जन्म से आज तक कभी नहीं गई। लेकिन बीच बीच में पिता के मुंह से उसका बखान ही सुना। देश की बातें करने में उनके उत्साह और आनंद की सीमा नहीं रहती थी। लेकिन तब वे कहानियाँ उसे जरा भी आकर्षित नहीं कर पाती थी। सुनती थी और भूल जाती थी। लेकिन आज ना जाने कहाँ से अचानक ही वे सब भूली बातें साकार होकर आंखों के सामने नाच उठी। उसे लगने लगा कि उसके गांव का घर भले ही कलकत्ता की इस अट्टालिका के समान विशाल और शानदार नहीं है, लेकिन उसके 7 पुरखों की देहरी है। वहाँ बाबा दादी परदादी, उनके भी माता पिता, इस तरह ना जाने कितने पुरखों के सुख दुख और उत्सव शोक के दिन कटे होंगे। उसमें क्यों नहीं कटे होंगे? गली के सामने हाजराओं के तिमंजिले मकान की आड़ में सूर्य छिप गया। इस बात को लेकर पिता के साथ उसकी ना जाने कितनी बातें हो चुकी है। उसे याद आया कि कितनी संध्याओं में वह इस इजी चेयर पर बैठकर लंबी सांस छोड़कर बोले हैं, विजया, मैंने यह दुख अपने देश के घर में कभी नहीं पाया। वहाँ कभी किसी हाजरा की तिमंजिली छत सूर्यास्त को इस प्रकार छिपाकर खड़ी नहीं हुई। तू तो जानती नहीं बेटी, लेकिन मेरा जो 2 आँखों हृदय के अंदर उचक कर देखती है, वे स्पष्ट देख रही है कि अपनी फुलवारी के किनारे छोटी नदी इस समय सोने के जल में झलमल झलमल कर उठी है। और उसके सामने जितनी दूर भी नज़र जाती है, मैदान के बाद मैदान के अंत में इस समय भी सूर्य भगवान जाते जाते भी गांव का मोह छोड़कर नहीं जा सके हैं। बेटी, गली के मोड़ पर तू देख रही है कि दिन का काम पूरा करके घरों की और मनुष्यों की धारा बह चली जा रही है, लेकिन इस 10-12 हाथ ज़मीन को छोड़कर उनके साथ जाने का जरा भी तो रास्ता नहीं है। इस संध्या बेला में वहाँ भी तो मनुष्यों को स्रोत घर की ओर बहकर आता दिखाई देता है, लेकिन मुझे उसके हर गाय बछड़े के स्थान तक का पता रहता था बेटी। इतना कहकर वह अचानक एक बहुत ही गहरी सांस हृदय में निकाल कर चुप हो जाते थे।
एक दिन वह जिस गांव को छोड़ आए थे उसके लिए इतने सुख इतने ऐश्वर्य में भी उनका हृदय रोता रहता है। इस बात को विचिया जब तक जान लेती थी फिर भी उसने एक दिन भी इसके कारण पर विचार नहीं किया। लेकिन आज विलास बाबू के उस ओर उसका ध्यान आकर्षित करके चले जाने पर स्वर्गवासी पिता की यादें आ गई और उसकी समस्त छिपी वेदना का कारण सहसा पल भर में उसके मन में आलोकित हो उठा। कलकत्ता की इस असीम भीड़ भाड़ में भी वह किसी प्रकार एकाकी जीवन व्यतीत कर गया है। आज उसे आंखों के आगे खड़ा होकर देखकर भयभीत हो उठी और आश्चर्य की बात यह है कि जिस गांव जिस घर में उसका जन्म से लेकर आज तक का परिचय नहीं है, आज वही उसे पूरी शक्ति से खींचने लगा।